हेलो स्टूडेंट्स, मैं शुभम सोनी आपके अपने यूट्यूब चैनल सोनी क्लासेज में एक बार फिर से स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए क्लास 12 की फिजिक्स का जो हमारा पहला चैप्टर चल रहा था वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, उसका आज हम नेक्स्ट वीडियो आपके बीच लेकर आए हैं। इससे पहले मैंने आपको वीडियो प्रोवाइड कराई है, आप लोगों ने इसको समझा होगा और आप लोग उसके नोट्स भी बना रहे होंगे प्रॉपर। इस वीडियो में मैं आपको इस चैप्टर का जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कूलाम का नियम, उस टॉपिक पर आज हम डिटेल में चर्चा करेंगे। और आप जानते भी हैं ये टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसे पेपर में काफ़ी ज़्यादा पूछा गया है और इस टॉपिक को मैं आपको बताने जा रहा हूँ इस वीडियो में। बस आपको बहुत ही ध्यान से, बहुत लगन के साथ वीडियो को देखना है और नोट्स बनाने हैं आपको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के जो हमारा टॉपिक है वो होगा कूलाम का नियम। कूलाम का नियम। कूलाम्स लॉ यानी कूलाम का नियम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपके बीच में रख रहा हूँ, आपको बहुत ध्यान से समझना है इस टॉपिक को। देखिए, कूलाम का नियम एक कूलाम नामक साइंटिस्ट ने ही बताया था। एक साइंटिस्ट का नाम ही है कूलाम, जो एक फ्रांस के रहने वाले साइंटिस्ट थे, फ्रांसीसी साइंटिस्ट हैं। और इन्होंने 1785 ईस्वी में एक नियम प्रतिपादित किया था, उसी नियम को उन्होंने कूलाम का नियम कहा। इस नियम में कूलाम ने किन्हीं दो आवेशों के बीच लगने वाले बल, जो दो आवेशों के बीच में बल कार्य करता है, उन बलों के बारे में उन्होंने बताया था कि उनके बीच में कौन सा बल कार्य करता है और कैसे कार्य करता है। तो ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले हम आपको यहाँ पर एक फिगर बना के समझा रहे हैं। यहाँ फिगर को आपको ध्यान से समझना है। फिगर बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा आपके लिए। तो फिगर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट तो फिगर ही होता है। देखिए, कोई भी टॉपिक है, अगर आपको कोई भी टॉपिक को समझना है तो आप सबसे पहले उस टॉपिक के फिगर को ध्यान से समझिए। ये टॉपिक का फिगर क्या कहता है, उस फिगर को अगर आप डिटेल से समझते हैं तो निश्चिंत मानिए आपको बहुत अच्छे से चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो फिगर को आप बहुत गौर से समझिए और फिगर में जो भी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा डिटेल से, उसको आपको समझना है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर मैंने दो पिंड माने हुए हैं। ये दो पिंड हैं। इस पिंड का नाम मैंने दिया है ए और इस पिंड का नाम दिया है मैंने बी। यहाँ पर दो पिंड हैं ए और बी। इन दोनों पिंडों के बीच में जो बल कार्य करेगा वो कैसा होगा। देखिए, चूंकि हम जानते हैं कूलाम ने हमें आवेशों के बीच लगने वाले बल के बारे में बताया था, यानी जो दो पिंड हैं उन दोनों पिंडों का आवेश क्या है। ध्यान समझिएगा। मान लेते हैं ये पिंड हमारा है, इसका आवेश Q1 है और इस पिंड का आवेश क्या है, Q2। मतलब क्या बताया मैंने, ध्यान समझना। ये एक पिंड है जिसका नाम मैंने ए दिया है, एक पिंड है हमारा बी जिसका नाम, ये हमारा दूसरा पिंड है जिसका नाम मैंने बी दिया है, और इस पिंड को मैंने जो आवेश दिया है वो Q1 है और इस पिंड को जो आवेश दिया वो मैंने Q2 आवेश दिया है। इतनी बातें समझ में आ गई होंगी। अब आप जानते हैं इन दोनों आवेशों के बीच एक बल कार्य करेगा। तो यहाँ पर इन दोनों को मैंने एक जोड़ दिया है और इनके बीच की जो दूरी है उसको मैंने बता दिया है आर। आप बीच की दूरी को आर या डी के माध्यम से बता सकते हो। तो यहाँ पर हमने क्या बताया, दोनों पिंडों के बीच की जो दूरी है वो आर है और इनके बीच जो बल कार्य करेगा वो बल क्या होगा, आकर्षण हो सकता है या प्रतिकर्षण हो सकता है। मतलब बल आकर्षण भी हो सकता है और प्रतिकर्षण भी हो सकता है। तो ध्यान दीजिएगा कि इन दोनों पिंडों के बीच जो बल कार्य कर रहा है वो बल है हमारा आकर्षण या प्रतिकर्षण, कोई हो सकता है। तो देखिए, कूलाम ने अपने नियम में दो पॉइंट बताए थे, उन पॉइंटों को हम आपको बताते हैं। कूलाम ने बताया था कि जो दोनों हमारे पिंड होंगे उनके बीच जो बल कार्य करेगा वह उनके आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होगा। ये दोनों जो आवेश है Q1 और Q2, इनका गुणनफल के क्या होगा, समानुपाती होगा। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। और यहाँ पे दूसरा नियम बताया था कि जो F होगा वो इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है बटे में लिखा होगा। देखिए, समानुपाती में सामने लिखा होता है और व्युत्क्रमानुपाती में बटे में लिखा होता है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो कूलाम ने जो दो नियम बताए थे, ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है।
इस बात को ध्यान रखना। तो कूलाम की जो परिभाषा है वो क्या है कि कूलाम के नियम के अनुसार, ध्यान से समझना, परिभाषा को आप एकदम गौर से समझिएगा। हम फिगर के माध्यम से आपको परिभाषा समझाते हैं और आपको समझना भी बहुत अच्छे से। तो सन 1785 ईस्वी में फ्रांसीसी वैज्ञानिक कूलाम ने किन्हीं दो आवेशों के बीच लगने वाला बल, अब बल कैसा हो सकता है, आकर्षण या प्रतिकर्षण, तो आप क्या बोलोगे कि किन्हीं दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब किन्हीं दो आवेशों के बीच लगने वाला बल उन आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यहाँ पर हमने आपको परिभाषा बताई। आपको पेपर में कैसे करना है, सबसे पहले आपको गणना करनी है। गणना जो भी हमने आपको बताया है आप ऐसे लिखेंगे, माना दो पिंड ए व बी हैं जिनके आवेश क्रमशः Q1 व Q2 हैं और उनके बीच की दूरी क्रमशः R है, उनके बीच की दूरी R है। उनके बीच लगने वाला बल आकर्षण या प्रतिकर्षण है। अब यहाँ पर आपको फिगर बनाना है, उसके नीचे इसकी परिभाषा को आपको सुंदर तरीके से लिखना है। देखिए एक्चुअली परिभाषाएं जो भी होती हैं वो फिगर के द्वारा ही होती हैं, फिगर की सहायता से ही परिभाषा को निकाला जाता है। तो फिगर बनाइए, उसके नीचे परिभाषा लिखिएगा, उसके आगे हम कैलकुलेशन जैसे जैसे आपको बता रहे हैं वैसे वैसे आपको करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण नंबर 1 व 2 से, समीकरण नंबर 1 व 2 से। तो समीकरण नंबर 1 व 2 से देखिए दोनों में बल समान है तो ये बल हो जाएगा और इनका दोनों समानुपाती का चिन्ह लग जाएगा और Q1 Q2 को 1 से गुणा करेंगे तो Q1 Q2 अपान R स्क्वायर हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे दोनों में से एक बल समानुपाती Q1 Q2 को 1 से किया, Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। अब ध्यान से दीजिएगा, यहाँ पर क्या हुआ कि जब समानुपाती का चिन्ह हटता है, तो बराबर का चिन्ह लगता है, ये ध्यान रखना आपको। तो यहाँ पे हमने क्या किया कि समानुपाती का चिन्ह हटाया और एक क्या लगाया, बराबर लगाया। और जब बराबर का चिन्ह लगता है तो एक कांस्टेंट का गुणा भी होता है। तो यहाँ पर कांस्टेंट हमारा हो गया k, कांस्टेंट क्या हो गया k। यहाँ पे समानुपाती हटा, बराबर लगा, कांस्टेंट k आया, बाकी को हम ऐसे उतार लेंगे Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। ये बात आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद कूलाम ने CGS पद्धति में, ध्यान देना, CGS पद्धति में कूलाम ने K का मान क्या बताया, 1 बताया। ध्यान दीजिएगा एक पॉइंट को आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जामिनर कभी कभी इसको ऑप्शन में पूछ लेता है कि CGS पद्धति में K का मान होता है तो आपको बताना है 1, ठीक है ना। तो यहाँ पे CGS पद्धति में K का मान कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ पर रखेंगे तो F बराबर हो जाएगा 1 से रखने पर, मल्टीप्लाई करने पर वही आ जाएगा। तो Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। इस प्रकार से ये हमारा आया और इसका मात्रक बताया डाइन। यानी CGS पद्धति में जो बल का मात्रक होता है वो डाइन होता है, इस बात को ध्यान रखना। कभी कभी विकल्प में ये भी क्वेश्चन आया हुआ है कि CGS पद्धति में बल का मात्रक होता है तो बल का मात्रक न्यूटन भी देगा और वहाँ पे डाइन भी देगा। तो आपको एक विशेष बात ध्यान रखना है कि CGS पद्धति की बात करेगा तो बल का मात्रक आप डाइन बताएंगे, ठीक। अब आगे देखिए, फिर यहाँ पे SI पद्धति में CGS के बाद कूलाम ने SI पद्धति के बारे में बताया कि SI पद्धति जो हमारी है उस पद्धति में K का मान बताया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ध्यान दीजिएगा एक बात, CGS पद्धति में इस K का मान 1 बताया और SI पद्धति में K का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बताया, जिसका मान होता है 9 × 10⁹। ये ध्यान रखना आपको। इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹। ये न्यूमेरिकल में काम आएगी, इसलिए इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है ना। अब यहाँ पर जो एप्सिलॉन नॉट है, यहाँ पे ध्यान देना, जो यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट है वो निर्वात की विद्युतशीलता है, निर्वात की विद्युतशीलता है। ये हमारा हो गया निर्वात की विद्युतशीलता, यहाँ एप्सिलॉन नॉट को बताया गया है। और यहाँ पे एक बात और भी ध्यान दीजिएगा कि जो SI पद्धति है वो वायु या निर्वात के लिए ही है। मतलब SI पद्धति जो है वो हम लिख देते हैं यहाँ पे वायु या निर्वात के लिए है, स्पेशल ये है वायु या
निर्वात के लिए। इस बात को भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, हमने लिख दिया है कि SI पद्धति जो वायु या निर्वात के लिए है। अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, के स्थान पे इसका मानक देता हूँ। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसको चाहे आप इक्वेशन नंबर 3 मान लीजिए, तो लिखेंगे समीकरण नंबर 3 से, समीकरण नंबर 3 से यहाँ पर क्या हो जाएगा, F बराबर हो जाएगा के स्थान पे मैंने रख दिया है के का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। इस प्रकार से इसका मात्रक होता है न्यूटन। ध्यान देना कि बल के दो मात्रक हुए यहाँ पे, एक तो CGS पद्धति में हुआ और एक तो SI पद्धति में हुआ। मतलब CGS पद्धति में बल का मात्रक क्या बताया, डाइन बताया, और SI पद्धति में बल का मात्रक क्या बताया, न्यूटन बताया। इस प्रकार से कूलाम ने अपने नियम और अपने सूत्र को इस प्रकार से हमें व्यवस्थित ढंग से बहुत अच्छे से बताया था, जो कि हमने आपको डिटेल में इसको बता दिया है। इस बात को ध्यान रखना, SI पद्धति ये वायु या निर्वात के लिए होता है, इस बात को भी आपको बहुत अच्छे ध्यान रखना है। यहाँ एप्सिलॉन नॉट निर्वात की वैद्युतशीलता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। समीकरण नंबर 3 से मैंने वैल्यू को पुट कर दिया, आपका फाइनल सूत्र निकल कर आ गया है, फाइनल फॉर्मूला आया है F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R स्क्वायर, और इसका मात्रक क्या है, न्यूटन है। इस बात को भी आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। अभी मैं आपको बता दूं कि कूलाम के नियम की कुछ सीमाएं भी थी। मतलब कूलाम ने जब अपना नियम बताया था तो अपने नियम में कुछ सीमाएं भी बताई थी, उन सीमाओं पर हम बात कर लें। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, कूलाम के नियम की कभी कभी एग्जाम में सीमाएं पूछता है कि कूलाम के नियम की सीमाएं बताइए। तो पहला सीमा हम बता दे रहे हैं कि जो आवेश होना चाहिए, जो आवेश होना चाहिए वह बिंदु आवेश होना चाहिए, यानी आवेश जो होना चाहिए वो बिंदु आवेश होना चाहिए। इस बात को ध्यान रखना, आवेश कैसा होना चाहिए, बिंदु आवेश होना चाहिए। दूसरी इनकी सीमा थी कि इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी न ज़्यादा कम हो न ज़्यादा हो, ठीक है ना। यानी इनके बीच की दूरी थी 10⁻⁻15 मीटर से, यहाँ पे मीटर लिखा हुआ है, मीटर से कम पर, 10⁻⁻15 मीटर से कम पर ये लागू नहीं होता था। इस बात को भी आपको ध्यान रखना है कि जो इनके बीच की दूरी थी वो 10⁻⁻15 मीटर से कम पर ये लागू नहीं होती थी। तीसरा इनका जो सीमा थी वो ये थी कि यह वायु या निर्वात के लिए अधिक शक्तिशाली है। मतलब वायु या निर्वात के लिए अधिक शक्तिशाली है, लेकिन माध्यम के लिए इतना शक्तिशाली नहीं है। तो क्या बताएंगे यहाँ पे, यह नियम वायु या निर्वात के लिए अधिक शक्तिशाली है, जबकि माध्यम के लिए इतना शक्तिशाली नहीं। इनकी 3 सीमाएं थी जो हमने आपको डिटेल से आपको समझा दी। यहाँ पे आप लिख लीजिएगा, हमने आपको बता दिया, इसको आप लिख लेंगे, ठीक है ना। तो इस प्रकार से कूलाम ने अपने नियम को बताया था बहुत अच्छे से, और पेपर की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए आप इसको बहुत अच्छे से तैयार कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे का टॉपिक लेकर आएंगे, लेकिन आपको आगे का टॉपिक तभी अच्छे से समझ में आएगा जब आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसलिए आप वीडियो को रोक के, नहीं समझ में आता है वीडियो को रोकिए और फिर से समझिए, तब तक समझिए जब तक आपके दिमाग में अच्छे से सेव ना हो जाए। हालांकि मैंने बहुत डिटेल से आपको सभी चीज़ें बता दी हैं, आप इसको एक बार बहुत ही शांति से बैठ के आराम से समझिए, बिल्कुल समझ में आएगा। चलिए स्टूडेंट्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर, और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और लास्ट में यही कहूँगा वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि वीडियो आप लाइक कर देते हैं तो मेरा हौसला समझ लीजिए एक प्रकार से दोगुना हो जाता है। चलिए फिर मिलते हैं, ओके, थैंक यू।